जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जो टॉपिक है प्रॉब्लम कर रहा है वो है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। ठीक है। लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा अगर हम पीछे चले जाएं और उसको देख लें कि इसका ताल्लुक जो है वो पिछले टॉपिक से कैसे बनता है, तो वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं शॉर्टली। तो देखिए, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई चार्ज बॉडी मौजूद हो, ठीक है, लेट सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ठीक, और इसका नाम जो है वो है क्यू। ठीक है। तो इसके अराउंड जो होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होती है। ठीक है, इस तरह से इसके चारों अतराफ में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होती है रेडियली। तो अगर हम मालूम करना चाहते हैं कि हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, लेट सपोज वो डिस्टेंस जो है वो हमारे पास आर है, ठीक है, स्मॉल आर। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि इसको हम पी का नाम दे देते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ को या इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमें पता है कि ई इज़ इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर होता है। ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किस पर डिपेंड करती है, क्यू पे। क्यू बेसिकली क्या है, इस चार्ज ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड है। अगर आप मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, यानी कि जो फ्लक्स होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ किस पर डिपेंड कर रहा है, आर पे, यानी कि आर के स्क्वायर पे। और आर क्या है बेसिकली, ये डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या स्ट्रेट डिस्टेंस फ्रॉम क्यू टू पॉइंट पी। ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस बढ़ा देंगे, जैसा कि अगर ये पॉइंट पी को हम शिफ्ट करके थोड़ा सा आगे लेके आ जाते हैं, अगर पॉइंट पी यहाँ आ जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आर की वैल्यू बढ़ेगी डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। सही। और अगर हम इस डिस्टेंस को अगर हम कम कर लेते हैं, यानी कि अगर हम इसको करीब लेके चले जाते हैं, पॉइंट पी अब यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है डिनोमिनेटर में आर की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इंक्रीज़ हो जाएगी इस केस में। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना आप करीब जाएंगे चार्ज ऑब्जेक्ट के, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। इसमें डायरेक्शन का इशू नहीं होता। अगर अतराफ में कोई दूसरी चार्ज बॉडीज़ मौजूद नहीं है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप किस डायरेक्शन में ये फील्ड की स्ट्रेंथ आप मेजर करना चाहते हो। अगर आप इस पॉइंट पी को, लेट सपोज अगर मैं इस पॉइंट पी को यहाँ पर रख लेता हूँ, और अगर ये भी आर डिस्टेंस है, अगर आप पॉइंट पी को यहाँ रख लेते हैं और ये डिस्टेंस अगेन आर है, तो इन तमाम पॉइंट पी पे, इसको पी वन, पी टू, पी थ्री कह दें, ठीक है, यहाँ पे हम पी फोर ले लेते हैं, और ये सारे जो हमारे पास पीस हैं इन तमाम का डिस्टेंस आर है। तो इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज बॉडी क्यू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी। ठीक है। तो ये तो उस केस में है कि जब ये चार्ज बॉडी छोटी सी हो, हमारे पास बहुत बारीक सा पॉइंट हो, लेट सपोज, तो उस केस में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डिटरमाइन करना चाहें तो हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं। ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द मेन टॉपिक, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज है। देखिए, इससे पहले हमने बात करी एक पॉइंट चार्ज की ना, तो पॉइंट चार्ज की कोई डायमेंशन तो होती नहीं है एक पॉइंट की। लेकिन अगर हम किसी लाइन की बात करते हैं तो डेफिनेटली लाइन का एक डायमेंशन होता है, कम से कम एक उसका डायमेंशन तो होगा। तो यूजुअली अगर हम क्या कहते हैं, अगर हम लाइन की बात करें, ठीक है, लेट सपोज ये एक लाइन है हमारे पास, और इस लाइन के ऊपर हमारे पास चार्जेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। ठीक है। तो आपको पता है कि इस लाइन की जो डायमेंशन होगी, ठीक है ना, अगर इसको हम ड्रॉ करना चाहें तो ये लेट सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है। तो इस लाइन की कोई थिकनेस हम अज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है ना, हम सिर्फ इसकी लेंथ ही लेंगे, और हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो इसकी लेंथ है, ठीक है, आ, उसमें बहुत सारे चार्जेस जो हैं वो मौजूद हैं, यानी कि ये Q1, इस तरह Q2, Q3, Q4,
ये बहुत सारे जो चार्जेस हैं छोटे छोटे से पोर्शंस में, ये मिल करके पूरा एक लाइन डेवलप करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि लाइन कैसे बनती है। लाइन इज़ बेसिकली अ कम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स। तो इससे पहले हम देखा था एक पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो अब ये बहुत सारे पॉइंट चार्जेस मिलकर क्या बना लेंगे, एक लाइन चार्ज बना लेंगे, ठीक है। Q3, फिर ये Q4, Q5, Q6, इस तरह से ऑनवर्ड्स ये पूरी लाइन जो है डेवलप होगी बिकॉज ऑफ ऑल दीज क्यूज़, ठीक है। तो अब अगर इस लाइन की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना पड़े एक सर्टेन डिस्टेंस पे, जो कि बेसिकली पॉइंट P होगा, तो फिर क्या होगा। लेकिन यहाँ पे जो केस हमारे पास मौजूद है वो केस बेसिकली लाइन तो है, लेकिन ये लाइन बेसिकली एक रिंग की फॉर्म में, जैसा कि आप यहाँ इस फिगर में देख रहे हो, देयर इज़ अ रिंग वी हैव, जिसमें पॉजिटिव चार्जेस जो है वो थ्रू आउट दिस रिंग डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारी अजम्पशन क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन पॉजिटिव चार्जेस की वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि जो मटेरियल है इस लाइन क्या कहते हैं लाइन चार्ज का, या जो लाइन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका जो मटेरियल है वो बेसिकली नॉन कंडक्टिव है। तो अगर नॉन कंडक्टिव मटेरियल होगा और जिसके ऊपर ये चार्जेस एक्यूमुलेट हुए हुए होंगे या डेवलप हुए हुए होंगे, तो आप जानते हो कि अगर नॉन कंडक्टिव मटेरियल होगा तो उसमें चार्जेस मूव नहीं हो सकते, ठीक है ना, क्योंकि मूवमेंट के लिए चार्जेस को कंडक्शन बैंड में आना पड़ता है। और जो नॉन कंडक्टिव मटेरियल होते हैं उनमें नॉर्मल हालात में चार्जेस अगर अगर हो भी चाहें, डेवलप हो भी चाहें, तब भी वो मूवेबल नहीं होते, यानी कि कंडक्शन बैंड में नहीं होते, सिर्फ वो पोलैरिटीज़ डेवलप कर लेते हैं, सही। तो ये जो लाइन है ये भी चार्ज्ड है, और इसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो हमने अज्यूम किया हुआ है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, और यूनिफॉर्मली या होमोजीनियसली बात एक ही है। यानी कि यूनिफॉर्मली से मुराद ये है कि एक यूनिट डिस्टेंस पे या एक यूनिट लेंथ में जितने अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। तो एक बात तो ये हो गई, ठीक है, कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। दूसरा, ये नॉन कंडक्टिव मटेरियल है, इसका मतलब जो चार्ज जहाँ पर है वो वहीं पर ही मौजूद रहेगा, वो हिलेगा नहीं अपनी जगह से। तो अब हम करते क्या हैं, बेसिकली हम करते ये हैं कि हमें इस जो रिंग है ना, ये जो चार्ज रिंग आप देख रहे हो यहाँ पर, इस रिंग की वजह से एक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है कहाँ पर, इस पॉइंट P पे, जो आप पॉइंट P देख रहे हो, इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है, यानी कि उसकी इक्वेशन हमें ड्राइव करनी है, सही। और ये जो पॉइंट P है, अगर हम इससे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो बेसिकली क्या होगा, ये इस चार्ज रिंग के सेंटर से होती भी पास होती है, और सेंटर बेसिकली क्या होगा, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, यानी कि इस लाइन के अबाउट जो है ये रिंग रोटेट हो सकती है, जस्ट लाइक अ फ़ैन, जैसे फ़ैन घूमता है ना अपने सेंटर, जो उसका क्या कहते हैं रॉड होती है, उस रॉड के अराउंड, तो वैसे ही एक्सियल लाइन है, इस एक्सियल लाइन पर ही जो है कुछ फासले पर ये पॉइंट P मौजूद है। और ये जो फासला आपको गिवन है इसके सेंटर से, वो हमें गिवन है क्या, Z, ठीक है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि बेसिकली इस रिंग से, यानी कि इस रिंग की जो सेंटर है, इससे फासला इस पॉइंट P का वो कितना है, Z है, ओके। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि ये तो फासला इसके सेंटर से है, लेकिन जो रिंग है बेसिकली उससे फासला क्या होगा इस पॉइंट P का, तो उससे फासला आप देख रहे हो ये वाला है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसको हमने R का नाम दिया हुआ है, स्मॉल r, ओके। तो इस तरह से जो है बेशुमार R पॉसिबल हैं, क्योंकि ये रिंग जो है एक सर्कुलर है और इसमें बेशुमार जो है चार्जेस मौजूद हैं। तो हर चार्ज से जो है एक लाइन निकल के इस पॉइंट P से गुज़र रही होगी, यानी कि ये इस तरह से गुज़र रही होंगी, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी जो लाइंस हैं ये इस पॉइंट P से पास हो सकती होंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मौजूद है वो सिर्फ सारी की सारी इस पॉइंट P से ही पास हो रही हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है कि एक चार्ज के अतराफ़ में हर तरफ जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकल रही होती है, इस तरीके से ये सारे चार्जेस से निकल रही होगी और ये दूर दूर तक जा रही होंगी। लेकिन हमारा इंटरेस्ट फ़िलहाल कहाँ पर है, हमारा इंटरेस्ट है फ़िलहाल पॉइंट P पे सिर्फ, ठीक है, जिसका फ़ासला रिंग के सेंटर से या एक्सियल लाइन पे जो उसका फ़ासला है वो क्या है, Z है। और रिंग की जो बाउंड्री है, जो बॉडी है, वहाँ से फ़ासला इसका कितना है, स्मॉल r है, ओके।
अच्छा, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक एंगल भी मौजूद है जिसको थीटा का नाम दिया हुआ है। ठीक है, ये थीटा बेसिकली मौजूद है बिटवीन जेड एंड आर। ओके, इसके अलावा हमें एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, और वो क्या है, वो ये है कैपिटल आर। दिस कैपिटल आर इज़ बेसिकली द रेडियस ऑफ द रिंग। और आपको पता है कि जो रेडियस है रिंग का वो हर तरफ से सेम ही होगा, तो ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर, ये भी आर, ये सारे के सारे जो होंगे कैपिटल आर होंगे। ठीक है, ये भी कैपिटल आर, तो ये सब के सब रेडियस हैं। सही। ओके, अब देखें हम करते क्या हैं बेसिकली। जब हमारे पास पीछे, यानी कि जब लास्ट टॉपिक था उसमें हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट चार्ज था, तो वहाँ हमने सिंपली क्यू ले लिया था। लेकिन यहाँ पर एक लाइन चार्ज है, और इस लाइन चार्ज के अंदर या इस लाइन में बहुत सारे पॉइंट चार्जेस मौजूद होंगे। ठीक है, तो जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट बड़ा होता है तो फिर हम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। सही। जब भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो हम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो इस टेबल 22.1 में कुछ डेंसिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर मेंशन है। पहला तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ चार्ज है जो कि क्यू है, यानी कि जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होगी, लैम्डा। इसका नाम क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि अगर एक लाइन के ऊपर चार्जेस जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है, और आप इस लाइन के ऊपर अगर डेंसिटी फाइंड करते हो चार्जेस की, तो वो क्या कहलाएगी, लाइन चार्ज डेंसिटी कहलाएगी। वैसे तो यूजुअली आपने माजी में जो डेफिनेशन पढ़ी होगी डेंसिटी की, वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन वो मैकेनिक्स के टर्म में होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास मौजूद है, यानी कि अमाउंट ऑफ मैटर मौजूद है, तो वो यूजुअली डेंसिटी कहलाती है। लेकिन हम जब चार्जेस की बात करते हैं तो ये बेस करती है डेंसिटी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे। अगर लाइन होगा, ठीक है, सिर्फ लाइन होगी, तो हम अगर बात करेंगे डेंसिटी की, यानी कि लाइन चार्ज डेंसिटी की, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक यूनिट लेंथ में जितने अमाउंट ऑफ चार्जेस मौजूद होंगे। तो एक अगर एक बहुत लंबी सी लाइन है तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स में। ठीक है, तो हर यूनिट के अंदर जो अमाउंट ऑफ चार्ज मौजूद होगा, प्लस 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 ये जो मौजूद आपको दिख रहे हैं, राइटिंग पे ना जाइएगा क्योंकि ये मुश्किल होगी लिखना मेरे लिए। तो ये सारे क्या हैं, पॉजिटिव चार्जेस जो हैं ये इसमें मौजूद हैं हर यूनिट, क्या कहते हैं, लाइन में या लेंथ में। तो हमारी अजम्पशन क्या है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इसका मतलब हर एक यूनिट के अंदर जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो सेम होगा। अगर इसके अंदर 100 हैं तो इसमें भी 100 चार्ज होंगे, इसमें भी 100 चार्ज होंगे, इसमें भी 100 चार्ज होंगे, और लेंथ हर एक की सेम है। तो इसका मतलब जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, और चूंकि ये अलॉन्ग द लेंथ है इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लैम्डा से। ठीक है, तो लैम्डा इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कूलम पर मीटर। ठीक है, कूलम हमारे पास क्यू हो जाएगा, यानी कि टोटल चार्ज जो होगा, और मीटर जो है हमारे पास ये लेंथ हो जाएगा, या इसको आप एस भी कह सकते हो, इसको आप डी भी कह सकते हो, कुछ भी नाम दे दें आप, ठीक है ना, जो भी आप लेंथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये तो हो गई जनाब लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लेकिन सिर्फ यही नहीं होता, जो चार्जेस होते हैं वो सिर्फ लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हुए, तो वो किसी सरफेस एरिया पे भी हो सकते हैं। यानी कि अगर एक मैदान है या एक प्लेट है आपके पास या एक शीट है अगर आपके पास, तो उस शीट के ऊपर अगर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो डेफिनेटली वो एक सरफेस फॉर्म करेगा शीट। ठीक है ना, वो फिर 2 डायमेंशनल होगा। तो उसके लिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं सिंबल सिग्मा। ठीक है, और चूंकि वहाँ पर 2 डायमेंशन है इसीलिए इस केस में हमारे पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी उसको हम कूलम पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। यानी कि बात वही हो गई, क्यू डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, मीन्स अब ये लेंथ का स्क्वायर हो गया, क्योंकि इसमें लेंथ और विड्थ दोनों शामिल होंगी। ठीक है, तो ये आपको एक सरफेस एरिया फॉर्म करेंगे, इसके ऊपर हमारे पास चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होंगे बहुत सारे। ठीक है, और फिर अगर हम इसमें से एक यूनिट एरिया अगर निकाल लेते हैं तो उसकी जो डेंसिटी होगी वो आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, ओके, तो जो थर्ड है हमारे पास वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो पहले हमने लाइन चार्ज देखा, फिर हमने सरफेस चार्ज देखा,
उसकी डेंसिटी, और अब है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में ऑब्वियस सी बात है हमारे पास एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। तो अब अगर ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद होगा तो इसमें भी हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, ठीक है ना, और यूनिफॉर्मली होंगे और नॉन कंडक्टिव होगा। तो इसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी इसकी सरफेस पे या इसके अंदर, तो अगर ये यूनिफॉर्मली है तो हम कहीं से भी अगर एक यूनिट वॉल्यूम इसमें से निकाल लें, ठीक है ना, तो हमारे पास जो भी क्या कहते हैं उसकी वैल्यू आएगी, यानी कि कूलम पर मीटर क्यूब की, वो कहलाएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसको हम रॉ से ज़ाहिर करते हैं। तो बात वही है कि टोटल अमाउंट ऑफ क्यू इन मीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम में, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये डेंसिटीज़ थी, इनकी टाइप्स। ओके, सही। अच्छा जी, तो ये तो बात हो गई क्या कहते हैं एक पूरी लाइन की, ठीक है ना। लेकिन अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि हमारे पास जो रिंग है, ठीक है, ये काफ़ी बड़ी रिंग है, और इसकी जो अगर लेंथ अगर हम मालूम करना चाहें तो हम इसे कहीं से काटें और फिर इसको हम स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो ये रिंग इस तरह से हमारे पास स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी, ठीक है। उसके ऊपर चार्जेस मौजूद होंगे, और अगर हम इस लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं इस पॉइंट पी के ऊपर, तो हम एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, और वो क्या करते हैं कि हम इस लाइन को डिवाइड कर लेते हैं डिफरेंशियल लेंथ में। जो आप डी एस देख रहे हो, एस जो है वो लेंथ है और डी जो है वो डिफरेंशियल है, ठीक है। आपको पता है कि जो डिफरेंशियल होता है उसका मतलब होता है बहुत छोटी, यानी कि नेग्लिजिबली स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली क्यों किया, ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन मौजूद है जो कि एक छोटी सी चार्ज बॉडी या पॉइंट चार्ज की वजह से थी। तो हमने यही काम किया अपनी आसानी के लिए कि हमने इस रिंग को डिवाइड कर लिया बहुत सारे छोटे छोटे क्या कहते हैं डिफरेंशियल लेंथ्स में, जिसमें हमारे पास डिफरेंशियल चार्जेस मौजूद होंगे, यानी कि वो मैच कर रहे होंगे उस छोटे से पॉइंट चार्ज को जो कि हमने पीछे स्टडी किया था, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज़ वही होंगी जो कि पॉइंट चार्ज वाली होंगी, तो हमें उसकी फील्ड तो पता है, ठीक है ना। तो ये जो डी एस है बेसिकली यहाँ पर क्या मौजूद होगा, डी क्यू मौजूद होगा, यानी कि डिफरेंशियल चार्ज मौजूद होगा, यानी कि चार्ज की बहुत छोटी मकदार मौजूद होगी। इसी तरह ये तो एक डी एस हो गया, ठीक है, लेकिन इसके साथ हमारे पास बहुत सारे डी एस मौजूद होंगे इस तरह से, ठीक है जी। ये सारे के सारे क्या हैं, ये डी एस है मौजूद है हमारे पास इसमें। तो हर डी एस में जो डी क्यू मौजूद होगा, उन तमाम डी क्यू की जो एक फ़ील्ड होगी जो कि इस पॉइंट पी के ऊपर अपेयर हो रही होगी, जो कि मैंने पहले बताया था कि जैसे ये वाला डी एस है, इसमें जो डी क्यू होगा, ठीक है, इसकी फ़ील्ड इस पॉइंट पी से पास हो रही है जो कि आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसी तरह जो इसके बराबर वाला है, ठीक है, तो यहाँ से भी क्या होगा, एक फ़ील्ड पास हो रही होगी, फिर यहाँ से एक और फील्ड पास हो रही होगी, यहाँ से एक और फील्ड पास हो रही होगी, इस तरीके से, ठीक है ना। ये तो ये सारे जो डी एस में डी क्यूज़ मौजूद हैं, इन तमाम से फील्ड पास हो रही हुई कहाँ पर, इस पॉइंट पी पे। तो अगर हम इन तमाम क्या कहते हैं डी क्यूज़ की वजह से जो फील्ड्स यहाँ से गुज़र रही हैं, अगर उनको हम आपस में ऐड कर लें तो हमें इस रिंग की जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पी पे वो मालूम हो जाएगी, सही है। तो अब जब ये हमारे पास डी एस है और इसमें मौजूद डी क्यू है, तो इसकी वजह से जो फील्ड इस पॉइंट पी पे डेवलप हो रही है वो क्या है, बेसिकली डी ई है, यानी कि डिफरेंशियल फील्ड मौजूद है। छोटा सा पोर्शन है टोटल फील्ड का जो कि डी क्यू की वजह से है, ठीक है। और इसको ये जो ऑरेंज वाला जो आप एरो देख रहे हैं इससे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। ये इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है। अच्छा, तो इस तरह ये तो हमारे पास एक डी ई हो गया, ठीक है ना। तो क्या सिर्फ ये एक डी ई होगा, नहीं, जितने डी क्यूज़ होंगे या जितने डी एस होंगे उतने ही डी ईज़ भी होंगे। तो अब अगर ये जो डी एस है ये इनफाइनाइटिज़मली स्मॉल है, यानी कि इसकी जो विड्थ है या जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो को अप्रोच कर रही है, तो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ यहाँ पर क्या होंगे, डी एस मौजूद होंगे इस रिंग में हमारे पास, ठीक है। तो हमें इन तमाम जो
डी एस हैं उनमें मौजूद डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पी के ऊपर जो डी ईज डेवलप हो रहे हैं उन तमाम डी ईज को बेसिकली क्या करना है, ऐड करना है। सही। तो हमने पिछले टॉपिक में जो फार्मूला हमने ड्राइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, किसी भी चार्ज क्यू की वजह से वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, चार्ज पार्टिकल की वजह से जो फील्ड थी वो ये लिखी हुई है, E इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक पॉइंट चार्ज ही था, लेकिन अब यहाँ पर बेशुमार पॉइंट चार्ज मौजूद है। तो चूंकि अब ये बेशुमार हो गए हैं, तो अगर हम इसको लाइन के कंपैरिजन में देखेंगे, ठीक है ना, तो ये तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना एक पॉइंट चार्ज की, लेकिन अब लाइन के लिहाज से तो ये डिफरेंशियल हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस लाइन के पर्सपेक्टिव में हम इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट चार्ज था तो हमने उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को ई का नाम दिया था, बिकॉज वही सब कुछ था। लेकिन अब हमारे पास क्या है, एक लाइन चार्ज मौजूद है, पॉइंट चार्ज नहीं है, लाइन चार्ज है, और इस लाइन चार्ज के अंदर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस मौजूद हैं। तो इनमें से हर पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम क्या नाम दे देंगे, डी ई का नाम दे देंगे, यानी कि डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देंगे, बिकॉज अब उस पूरी लाइन की जो फील्ड होगी उसके मुकाबले में एक पॉइंट चार्ज की जो फील्ड होगी वो डिफरेंशियली होगी, बहुत छोटी होगी। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसको डी ई का, डी ई से इसको रिप्रेजेंट किया, यानी कि डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अब ये बराबर किसको हो जाएगा, 1/4πε0, देख लें, जो कि सेम फार्मूले में है। r² डिस्टेंस, ऑब्वियस सी बात है, डिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पॉइंट पी का, वो तो सेम रहेगा। हाँ, पहले क्या था, ये q था, यानी कि टोटल चार्ज था किसका, पार्टिकल का। लेकिन अब हमारे पास जो लाइन मौजूद है, इस लाइन के ऊपर हमारे पास इस तरह के बेशुमार पार्टिकल हैं, और ये पार्टिकल बेसिकली क्या होगा, एक स्मॉल पार्टिकल होगा, यानी कि एक डिफरेंशियल पार्टिकल होगा इस लाइन के हिसाब से। तो इसीलिए हमने इसको नाम डी क्यू का दे दिया। ओके, तो जब इसको हमने डी क्यू का नाम दे दिया है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डी ई है बेसिकली ये इस डी क्यू की वजह से फॉर्म हो रही है, यानी कि डिफरेंशियल चार्ज की वजह से फॉर्म हो रही है। ओके, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि जो मेन फार्मूला था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ चार्ज पार्टिकल, उसको हमने इस फॉर्म में क्यों लिखा है। ओके, तो अब ये जो डी क्यू आप देख रहे हो, ठीक है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, लैम्डा इंटू डी एस से। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये लैम्डा क्या है हमारे पास, चार्ज डेंसिटी, अलाइन चार्ज डेंसिटी, क्योंकि हमारे पास लैम्डा किसके बराबर था, लैम्डा बराबर था क्या कहते हैं, क्यू ओवर एस के, ठीक है, यानी कि चार्ज ओवर लेंथ। लेकिन अब जो लैम्डा है, ठीक है ना, हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल चार्ज की, तो ये क्या हो जाएगा, ये डी क्यू हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, डी एस बन जाएगा। तो इससे इस लैम्डा की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लैम्डा बेसिकली क्या था, रेशियो था किसका, क्यू और एस का। तो अगर क्यू छोटा हुआ है डी क्यू की फॉर्म में, तो साथ में जो एस है वो भी क्या हो गया है, वो भी डी एस बन गया, यानी कि छोटा हो गया कॉरेस्पॉन्डिंगली। तो इससे जो हमारे पास जो डिवीज़न रहेगा ना वो सेम रहेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप ऊपर 40 रखते हो और नीचे 20 रखते हो, ठीक है, तो इसका रेशियो कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। सही, तो इसको हम छोटा कर देते हैं अगर, और छोटा करके इसको हम 4 कर देते हैं और नीचे 2 कर देते हैं, तब भी इसका रेशियो क्या होगा, 2 ही रहेगा। यानी कि जो लाइन चार्ज डेंसिटी होगी वो सेम रहेगी, चाहे आप Q/S रखें या dQ/ds रखें। ओके, सो यू कैन रिप्लेस दिस dQ बाय लैम्डा इंटू ds, यही चीज़ जो है बेसिकली यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है जी, dQ एलिमेंट। तो हम इसको क्या कर देते हैं, इस dQ को रिप्लेस कर देते हैं किससे, लैम्डा ds से। तो अब हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा एक्चुअली डी ई का, यानी कि डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या होगा, 1/4πε0 लैम्डा डी एस ओवर r²। ओके, अच्छा जी, देखें वो फार्मूला बेसिकली काफ़ी था, ठीक है ना, ये जो फार्मूला आप देख रहे हो ये काफ़ी है, लेकिन मसला क्या है, मसला ये है
कि ये जो आर है बेसिकली, ठीक है, ये आर डिस्टेंस कहाँ से, डी एस से लेकर के इस पी तक का फासला है, और ये आर हमें पता नहीं होगा। ठीक है, हमें क्या चीज़ मालूम होगी, क्योंकि देखिए हम फार्मूले में हम वो चीज़ें रखते हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, चाहिए ना। तो हमें आर हो भी सकता है मालूम हो, या नहीं भी मालूम हो सकता है, लेकिन हमें ये बात लाजमी पता होगी कि ये जो रिंग है उसका रेडियस कितना है। ठीक है, और दूसरी चीज़, हमें कितने फासले पर, ठीक है, फील्ड की स्ट्रेंथ मालूम करनी है, यानी कि हमें जो z है इसकी लेंथ पता होगी, जब भी तो हम मेजर करेंगे कि हमें इतने फासले पर भी फील्ड की स्ट्रेंथ मालूम करनी है। सो वी मस्ट नो द वैल्यू ऑफ z एंड वी मस्ट नो द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, यानी कि रेडियस ऑफ द रिंग। तो हमारे लिए क्या ये बेहतर नहीं है कि हम इस स्मॉल आर को रिप्लेस कर दें बाय दीज टू वैल्यूज़, यानी कि z और r से, ताकि दोनों हमें पता हो, ठीक है ना, ऑलरेडी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम उस r को रिप्लेस किससे कर देते हैं, z और r की फॉर्म में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं फार्मूला दोबारा यहाँ से लिख देता हूँ। ये क्या है, 1/4πε0 डी क्यू ओवर, सॉरी, लैम्डा डी एस ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है, लैम्डा डी एस ओवर आर स्क्वायर। ये है हमारे पास डी ई जो हमने पीछे मालूम किया। तो अब हमें करना क्या है, बेसिकली हमें इस आर को यहाँ से रिप्लेस करना है, कि आर हमें आमतौर पे पता नहीं होता। तो हम सिंपली इसको रिप्लेस किससे करेंगे, नॉन टर्म से करेंगे, और वो सिंपल आप देख रहे हो यहाँ पर ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये कैपिटल आर, स्मॉल आर और ये जेड, ये मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। इसमें जो स्मॉल आर है ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, और इस थीटा के हिसाब से कैपिटल आर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है, और जेड क्या है हमारे पास, बेस है। तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि जेड का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि, सॉरी, यानी कि आर स्क्वायर। ठीक है जी। सो यू कैन रिप्लेस द स्मॉल आर स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर बाय दिस जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसीलिए हमने इसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पर। ओके, अच्छा जी, तो वो तो हमने फिगर समझ ली। अब हमें बेसिकली पहले ही मालूम करना है कि जो फील्ड बेसिकली एग्जिस्ट करेगी वो कहाँ कहाँ करेगी। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि हमारे पास यहाँ एक डी एस मौजूद है, ठीक है ना, और इस डी एस के बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पर एक और डी एस मौजूद होगा। ठीक है जी, तो यहाँ जो डी एस मौजूद होगा इसकी फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आप देख रहे हैं, ये इस वाले एरो से दिखाया हुआ है। ठीक है, और इस डी एस की इस वाले एरो से दिखाया हुआ है। तो ये दोनों जो हैं हमारे पास, ये वर्टिकली क्रॉस कर रहे हैं किसको, इस पॉइंट पी को। सही, तो मैंने इस पॉइंट पी को थोड़ा सा अलग से, ठीक है, यहाँ पे एरो आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर दिखाया हुआ है इस वाली फिगर में दोनों फील्ड्स को। तो आप देख रहे हैं ना कि इतना पोर्शन उठा के हमने यहाँ पे रख दिया। अब ये जो दो फील्ड्स हैं हम इनको क्या कर सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये इसका एक्स कंपोनेंट है और यहाँ इसका वाई कंपोनेंट मौजूद है, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट जो कि अलोंग द जेड एक्सिस है। ओके, तो अगर हम इसके कंपोनेंट्स मालूम करना चाहें तो ऑब्वियस सी बात है, हमें वेक्टर जिस तरह से हम रिजॉल्व करते हैं वैसे ही हम करेंगे। तो जो हमारे पास यहाँ बेस है इसको उठा के अगर हम यहाँ रख दें, ठीक है, और इस वाली बेस को उठा के अगर हम ऊपर रख दें तो इस तरह से आ जाएंगे, एक राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पे एक्ट कर रही है। ठीक है, जबकि इसी वेक्टर का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो दोनों फील्ड्स का, यानी कि लेफ़्ट वाली फील्ड और राइट वाली फील्ड, दोनों फील्ड का क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, यानी कि अपवर्ड है। सही, अब आपको पता है कि ये जो दोनों डी ईज़ हैं, यानी कि ये एक डी हो गया और ये दूसरा डी ई हो गया। ठीक है, डिफरेंशियल चार्जेस की वजह से पहला डी ई और ये दूसरा डी ई, दोनों डी ईज़ हैं, दोनों की स्ट्रेंथ क्या होगी, सेम होगी एग्जैक्टली, बिकॉज पॉइंट भी सेम है। तो ऐसे केस में ये जो वर्टिकल वाला जो कंपोनेंट है दोनों का, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। लेकिन जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है
उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो चूंकि डायरेक्शन ऑपोजिट होगी इसीलिए दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हम, अगर आप यहाँ रिंग पे देखें, मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, एक फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड होगी और एक ऐसे हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर एक फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड और एक ऐसे हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर मज़ीद डिफरेंशियल क्या कहते हैं पोर्शंस अगर मैं बनाऊँ तो भी हमारे पास क्या होगा, इस तरह से फील्ड आ रही होगी सेंटर में, ठीक है। और वर्टिकली मौजूद होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, वर्टिकली फील्ड जा रही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंटर वाला एरिया है रिंग का, ठीक है, यानी कि बीच का एरिया ये वाला, इसमें तमाम के तमाम जो क्या कहते हैं वेक्टर्स हैं, लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, वो आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पर इस रिंग के सेंटर में कोई भी फील्ड मौजूद नहीं होगी, बिकॉज़ ये सारी की सारी जो फील्ड इसके सेंटर में अगर जा रही होंगी तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो इसका मतलब इस सेंटर वाले पोर्शन में फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, बिल्कुल ज़ीरो होगी, यानी कि रिंग के दरमियान में फील्ड की स्ट्रेंथ ज़ीरो होगी, ठीक। वजह क्या है, सिर्फ वजह ये है कि जो एक्स कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हाँ, लेकिन जो वर्टिकली अपवर्ड जा रही होंगी इन तमाम की, ठीक है, ये सब की सब क्या होंगी, आपस में ऐड अप हो रही होंगी, ठीक है जी। तो यहाँ जो आप ये डी ई कॉस थीटा देख रहे हो, ये बेसिकली ये वर्टिकल फील्ड है, ठीक है। आमतौर पे वर्टिकल में साइन आ रहा होता है, लेकिन इस केस में हमारे पास कॉस है। किस वजह से, बिकॉज ऑफ दिस थीटा, ठीक है। अगर इस थीटा के हिसाब से अगर आप देखो तो हमारे पास ये जो वर्टिकल वाला पोर्शन है, ठीक है ना, ये क्या है, ये बेस है, दिस इज़ बेस, क्योंकि ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो जो बेस है वो क्या हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा, बिकॉज जो हमारे पास मेन वेक्टर है वो क्या है, डी ई, यानी कि जो फोर्स वेक्टर है वो डी ई है, फील्ड वेक्टर। तो इस डी के हिसाब से हमारे पास ये बेस हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिलेशन बनता है बेस का वो क्या बनेगा, डी ई कॉस थीटा। सो इट्स ऑब्वियस कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस हमारे पास डी ई है, ठीक है। तो अगर हमें बेस की वैल्यू मालूम करने की तो ये क्या हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखी हुई है। तो एक डी ई कॉस थीटा इसका हो गया राइट वाले का, और एक डी ई कॉस थीटा जो है वो लेफ़्ट वाले का हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड अप हो जाएंगे दोनों कंपोनेंट्स, ठीक है जी। तो ये बात जहन में रखिएगा कि इस रिंग के सेंटर में, ठीक है, दरमियान वाले हिस्से में कोई भी फील्ड नहीं होगी। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो जब जाहिर सी बात है फील्ड टकरा रही है ना, तो फील्ड जो सिमिलर टाइप की होती है वो रिपल्सिव होती हैं, वो क्रॉस नहीं करेंगी। तो इसका मतलब फील्ड अगर यहाँ से निकलने की कोशिश करेगी तो मुड़ के वापस आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है, बाहर की तरफ आ जाएंगी सारी की सारी फील्ड, अंदर कोई फील्ड नहीं जाएगी इसके बीच में, सही। ओके, तो ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वो कैंसलिंग कंपोनेंट था और एडिंग कंपोनेंट आप देख रहे हो यहाँ पे डी कॉस थीटा आपस में ऐड अप हो जाएंगे, सही। अच्छा, अब देखें तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली इस पॉइंट पी के ऊपर जो फील्ड आ रही होगी हर डी एस की वजह से, वो कौन सी होगी, वो डी ई कॉस थीटा होगी। और ये डी ई कॉस थीटा जो होंगे वो आपस में ऐड अप हो रहे होंगे। तो इससे पहले जो हमने एक्सप्रेशन लिखी थी उसमें हमने डी ई लिखा था, लेकिन जब हमने इस डी ई को रिजॉल्व किया तो हमें मालूम हुआ कि इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो तो कैंसिल आउट हो रहा है, सिर्फ वाई कंपोनेंट बच रहा है। तो बेसिकली जो फील्ड एड अप हो रही होगी वो सिर्फ वाई कंपोनेंट यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट वाली होगी। तो इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं जो फील्ड की एक्सप्रेशन है वो किसकी है, डी ई कॉस थीटा की है, ठीक है जी। ओके, तो हमें डी ई की एक्सप्रेशन तो हमने पीछे लिखी हुई थी ना, ये वाली थी, डी ई इज इक्वल टू 1/4 लैम्डा डी एस ओवर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सही। हमें इस कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, बिकॉज हमें थीटा भी तो नहीं पता होगा। जब हमें स्मॉल आर नहीं मालूम तो हमें थीटा भी नहीं मालूम होगा आमतौर पे। तो हमें इस कॉस थीटा को भी रिप्लेस करना है ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए, सही। तो हम क्या करते हैं, हम अगेन इसी सिमिलर ट्रायंगल को इस्तेमाल करते हैं और कॉस थीटा को रिप्लेस कर देते हैं बाय डायमेंशंस। तो इस थीटा के हिसाब से कॉस थीटा क्या बनेगा,
बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि z ओवर स्मॉल आर। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है cos थीटा इज इक्वल्स टू z ओवर स्मॉल आर। और हमें r का पता है कि r बेसिकली किसके बराबर है, z स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है ना, हमने पीछे इसको रिप्लेस किया था ना कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अगर हम स्क्वायर यहाँ से ख़त्म कर देते हैं तो हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा, तो ये जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको उठा के हम कहाँ पुट कर देंगे, इस जगह पर, इस वाले आर। ठीक है, तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगी वो बेसिकली ये वाली मिल जाएगी। ठीक है जी, जेड ओवर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और फिर 1/2 इसकी पावर यानी कि अंडर रूट हो जाएगी। सही, तो अब हम क्या करते हैं, हम डी ई को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, कॉस थीटा से। तो डी ई हमारे पास ये मौजूद है, कॉस थीटा हमारे पास ये मौजूद है, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो डी ई जो होगा हमारे पास वो उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और जेड सॉरी ये कॉस थीटा हमारे पास इधर आ जाएगा। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि डी ई का ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट मौजूद है। लैम्डा आप देख रहे हैं, लैम्डा मौजूद है। ठीक है जी, और क्या कहते हैं ये डी एस जो आप देख रहे हैं कहाँ से आया है, ये इस डी एस से आ गया है। बाकी ये जेड जो है ये इस जेड से आ गया है। ठीक है, और क्या कहते हैं डिनोमिनेटर में हमारे पास आप देख रहे हैं ये जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 है। ठीक है ना, तो ये कहाँ से आया होगा, ये डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉस थीटा में जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 1/2 है और यहाँ पर इसकी पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगी। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला और ये वाला दोनों दोनों डिनोमिनेटर में, और आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगी। तो 1/2 + 1 हमारे पास किसके बराबर होता है, ये होता है 3/2 के। तो इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ पर पावर 3/2 है। सही, तो हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिंपली डी ई की एक्सप्रेशन यानी कि ये वाली और कॉस थीटा की एक्सप्रेशन यानी कि ये वाली, इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है जी, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड आफ्टर मल्टीप्लाइंग है, तो हमें ये वाली एक्सप्रेशन मिल गई। ठीक है जी, सॉरी ये वाली एक्सप्रेशन डी ई कॉस थीटा। तो ये जो डी ई कॉस थीटा है बेसिकली ये क्या है, ये एक वर्टिकल फील्ड है। सही, लेकिन हमारे पास एक तो नहीं है, हमारे पास तो बेशुमार हैं वर्टिकल फील्ड्स। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम सारे डी ई कॉस थीटा को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास एडिशन का क्या तरीका है, इंटीग्रेशन है। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं ये डी ई कॉस थीटा को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल ई मिल जाएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी बिकॉज ऑफ द रिंग। सही है, अब जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास कुछ लिमिट्स होनी चाहिए, हम कहाँ से लेकर कहाँ तक करेंगे। तो वो लिमिट क्या होगी, बेसिकली इस रिंग का सरकमफेरेंस होगा, बिकॉज सरकमफेरेंस इज द लेंथ ऑफ द रिंग, और सरकमफेरेंस सर्कल का क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने जो लिमिट अप्लाई करी है वो क्या करी है, 0 से लेकर 2πr तक। ठीक है जी, तो ये हमने इसको इंटीग्रेट किया। अब देखें जब हम इंटीग्रेशन का साइन जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको पता है 4πε0 कांस्टेंट है। ठीक, बाकी ये जो क्या कहते हैं लैम्डा है ये भी क्या है, कांस्टेंट है। z हमारे पास ये भी कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, कैपिटल R भी कांस्टेंट है, क्योंकि z तो डिस्टेंस है रिंग से लेकर के पॉइंट P तक का फासला। r जो है रेडियस ऑफ द रिंग है ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। लैम्डा हमारे पास लाइन चार्ज डेंसिटी ये भी कांस्टेंट है। तो ये सब कुछ कांस्टेंट है, इसीलिए सब का सब क्या हो जाएगा, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं आप ये इंटीग्रल से पहले बाहर आ चुका है। ओके, और सिर्फ अंदर क्या चीज़ रहेगी, ds रहेगी। ठीक है, तो अब जब इसको हम ds को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास s आ जाएगा, और फिर जब इसमें हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो हमें ये वाली एक्सप्रेशन मिल जाएगी। अब आई होप के इंटीग्रेशन आपको आती होगी, तो बहुत सिंपल है। ठीक है ना, और फिर उसमें लिमिट्स पुट करना है, पहले हम 2πr पुट करेंगे s की जगह पर और फिर हम 0 पुट कर देंगे। ओके, तो हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगी ये वाली, z लैम्डा 2πr और फिर अपॉन 4πε0 जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और 3/2। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर, एट पॉइंट P, जिसका फासला कितना है रिंग से, फ्रॉम द सेंटर z है। ठीक है, और रिंग का रेडियस कितना है, कैपिटल R है। अच्छा, और रिंग का जो लाइन चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, लैम्डा है। ठीक है ना, तो हमें ये सारी चीज़ें क्या होंगी, पता होंगी डेफिनेटली। देखिए हमें कैपिटल R भी पता होगा, हमें z भी पता होगा, लैम्डा भी मालूम होगा,
एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है। तो हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मालूम कर सकते हैं कहाँ पर, एट पॉइंट ई पी। ठीक है, और ये जो ई है ये बिकॉज ऑफ ऑल द डिफरेंशियल चार्जेस प्रेजेंट ऑन दैट रिंग, उसकी वजह से है। ठीक है जी। अच्छा, ये आंसर तो ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम लेमडा को रिप्लेस कर सकते हैं बाय क्यू ओवर 2 पाई आर एज वेल। ठीक है, तो जब हम लेमडा को रिप्लेस कर देंगे क्यू ओवर 2 पाई आर से, तो हमें ये वाली एक्सप्रेशन मिल जाएगी, क्योंकि फिर वो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, और फिर ये क्यू सी बच जाएगा। सही। तो ये भी जो है हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड पता हो, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ओके। अच्छा जी, अब ये लास्ट जो अजम्पशन है, ठीक है, वो ये है कि हमने अभी ऑब्ज़र्व किया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास पीछे आई थी, ठीक है ना, ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस वाज बिकॉज ऑफ द होल रिंग, जो कि एक पॉइंट पी के ऊपर अपेयर हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, तो इसमें हमारे पास अगर गौर करें आप, तो दो लेंथ्स मौजूद हैं। एक तो ये z मौजूद है और एक ये आर स्क्वायर मौजूद है, यानी कि r मौजूद है। तो आपको पता है कि इस रिंग के लिए जो z है वो एग्जैक्टली ऊपर है, ठीक है ना, z, और ये हमारे पास कैपिटल R मौजूद है। तो अगर ये जो z है ये बहुत ज़्यादा फासले पर मौजूद हो, लाइक 1 लाख किलोमीटर के फासले पर हो, ठीक है, या हम अज्यूम कर लें जो R है, ठीक है, ये बहुत छोटा हो z के मुकाबले में, ठीक है ना, यानी कि इफ़ वी अज्यूम दैट R इज़ वेरी मच स्मॉलर देन z, ठीक है, यानी कि जो पॉइंट P है वो बहुत दूर है रिंग से, और रिंग का जो रेडियस है वो बहुत छोटा है कंपेयर टू दैट डिस्टेंस। तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में बहुत आसान है। आप यहाँ देख रहे हैं ये जो R है नीचे डिनोमिनेटर में और ये Z है, दोनों स्क्वायर हो रहे हैं। तो अगर मैं रेडियस पुट कर दूँ 0.001, ठीक है, और फिर इसका मैं स्क्वायर ले लूँ जो कि यहाँ पर लिया जा रहा है, तो फिर ये किस में कन्वर्ट होगा? 0.00001 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो Z है ये अगर 10,000 किलोमीटर भी हो लेट सपोज, तो इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मज़ीद इसमें इतने ही ज़ीरो एडअप हो जाएंगे। तो उस जेड स्क्वायर के सामने इस आर स्क्वायर की कोई हैसियत रहेगी नहीं। ठीक है ना, सो यू कैन इग्नोर दिस आर स्क्वायर, इसको हम ज़ीरो अज्यूम कर सकते हैं। और जैसे ही इसको हम ज़ीरो अज्यूम करेंगे वैसे ही एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वैसे ही एक्सप्रेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, क्यू जी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी स्क्वायर की पावर 3/2। और फिर ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? इसकी पावर 3 बच जाएगी, यानी कि क्यू जी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी की पावर 3, और फिर इसकी पावर 3, और ये जी कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है ना, तो अब ये क्या रह जाएगा आपके पास? क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी, और फिर यहाँ पर जी स्क्वायर। तो आप अगर आगे देखें नेक्स्ट स्लाइड पे, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ई इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर जेड स्क्वायर। ये कब है? जब z की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है किसके मुकाबले में? r के मुकाबले में। ठीक है जी। तो इस तरह से जो है हम एक लाइन चार्ज की वजह से या एक चार्ज रिंग की वजह से हम एक डिस्टेंस z पे कोई पॉइंट p मौजूद है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हम मालूम करेंगे। इसमें जो अहम बात थी वो यही थी कि रिंग के दरमियान में कोई भी फील्ड नहीं होगी, बिकॉज वहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी फील्ड की जो वेक्टर्स होंगे आपस में। लेकिन जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेक्टर्स होंगे वो आपस में एड अप हो जाएंगे और फील्ड का हिस्सा बनेंगे। ठीक है जी। सो दिस वाज द होल स्टोरी अबाउट फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग और लाइन चार्ज। ओके, कोई क्वेश्चन हो तो फिर पूछ लीजिएगा आप। थैंक यू।